तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस बंदे को आस्था ने ढेर किया था एंड क्लाउस ने उसकी ग्रिमोयर लेके उसको अपने बाइंडिंग मैजिक से बांध दिया था, वही बंदा बाद में खड़ा उठता है उनसे फाइट करने के लिए। बल्कि इस बार वो आस्था के फाइटिंग स्टाइल एंड उसकी स्पेशलिटी के बारे में समझ जाता है एंड स्टिल आस्था उसको ढेर कर देता है एक न्यू स्वॉर्ड के जरिए जो उसको वहाँ पर मिली थी डंजन में, और साथ में ही खुद भी ढेर हो जाता है। और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, लाइक एंड कमेंट्स करो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एपिसोड को देखने के बाद आराम से कर लेना, कौन सी आफत आ रही है। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ से पिछले एपिसोड की एंडिंग होती है। आस्था के पेट में एक ब्लेड घुस जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नोएल मिमोसा से बोलती है मेरे को छोड़ो और आस्था को हील करो। मिमोसा आस्था को हील करने लगती है, बट उसके मन में डाउट होता है कि जितना मैजिक उसके पास बचा है क्या वो उससे आस्था को हील कर भी पाएगी या नहीं। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, जिन सबका एक ही मतलब होता है, उठ जाओ आस्था, अभी मरने का टाइम नहीं आया है, तुम अभी नहीं मर सकते। एंड देन हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्स से वही लड़की कहती है तुम अकेले नहीं हो, क्या तुमको ट्रेनिंग दर्दनाक लगती है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में इसी चीज पर बात की थी, जिधर डायमंड किंगडम कुछ बच्चों को कैद कर कर उनको ट्रेन करते हैं, तो उसी के ऊपर बात चल रही है। उस लड़की का नाम होता है फाना और वो मार्स से बोल रही होती है जब सिचुएशन बेकार हो जाए तब उनको याद करना जिनसे तुम प्यार करते हो। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं इस किंगडम के लोगों को बचाने के लिए जिससे हम प्यार करते हैं। और मार्स तो सिर्फ फाना से ही प्यार करता था और वो बोलती है जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उस योग्य हो जाएंगे तो अब हमको बाहर जाने देंगे। अभी तो इनको कैद कर कर इनसे ट्रेनिंग करा रहे हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। फाना बोलती है तुमको लगता है तुम सबसे पहले यहाँ से बाहर जा पाओगे क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। मार्स बोलता है जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम यहाँ से बाहर ना निकल जाओ। फाना भी बोलती है हाँ चलो एक साथ बाहर की दुनिया देखें। अब आता है उनका फाइनल टेस्ट जिसमें एक दूसरे को मारना होता है उन लोगों को। मार्स को छोड़कर सबको पता होता है, इवन फाना को भी, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और जब लोग मार्स को मारने आते हैं तब मार्स को मजबूरन उन लोगों को मारना पड़ता है अपनी खुद की जान बचाने के लिए। लास्ट में बचते हैं फाना एंड मार्स। फाना मार्स को बोलती है मार्स मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, प्लीज डाई। वो उसको मारने वाली होती है, डर के मारे मार्स अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और फाना मर जाती है। मार्स का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो गया। डायमंड किंगडम के लोग जो इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बोलते हैं चलो अब इसको फाना की पावर देते हैं, क्योंकि फाना सबसे लास्ट तक टिकी रही थी, मतलब कि मार्स के बाद सबसे पावरफुल वही है, इसलिए वो उसको फाना की पावर्स देते हैं। मार्स के पास फाना की भी थोड़ी सी पावर है और जो खुद की है वो तो है ही उसके पास। एंड वो लोग मार्स के जो फोरहेड है, माथे में, वो कुछ मैजिक जेम्स यानी कि मैजिक स्टोन डालते हैं एंड उनके पास फाइनली उन सब एक्सपेरिमेंट का सक्सेसर मिलता है, अल्टीमेट मेज वॉरियर ऑफ डायमंड किंगडम। अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। मार्स को फाना का सीन बार बार उसके दिमाग में आने लगता है और वो दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा उठता है। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सट्रीमली पावरफुल हूँ। बिना मैजिक के लोग कमजोर होते हैं और मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये बंदा अभी भी फाइट के लिए खड़ा हो सकता है। वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है हार मान लो, तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। वो अपने मैजिक से एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना लेता है और आस्था को मारने के लिए आगे बढ़ता है। आस्था तो अनकॉन्शियस होता है और मिमोसा उसको हील कर रही होती है। क्लाउस मन में सोच रहा होता है यही हमारा चांस है। आस्था के लास्ट अटैक से उसका फ्लेम रिकवरी मैजिक हट गया, अब हम उसको मार सकते। लक अपने मैजिक से उस बाइंडिंग मैजिक को तोड़ने की कोशिश में लगा होता है। इतने में ही मार्स आस्था पर अटैक कर देता है। यूनो जोर से चिल्लाता है आस्था, और वो उस बाइंडिंग मैजिक को तोड़ देता है। वो अपनी ग्रिमोयर में कोई स्पेल ढूंढ रहा होता है, पर वो उसको भी पता होता है वो कोई भी मैजिक स्पेल करे वो सही टाइम पर आस्था को नहीं बचा पाएगा एंड स्टिल वो आस्था को मरने नहीं दे सकता।
इसलिए वो एक ऐसा मैजिक स्पेल कर देता है जिसके बारे में खुद यूनो को ही नहीं पता होता। टाइम फ्रीज हो जाता है, यूनो के अलावा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होता है, मतलब कि सब कुछ रुक गया। फिर यूनो को एक छोटी सी लड़की दिखती है जिसको देखकर लगता है कि वो अभी अभी जगी हो उठकर। फिर वो छोटी सी लड़की फूंक मारती है और मार्स का अटैक खत्म हो जाता है, प्लस वो भी ढेर हो जाता है और टाइम वापस से सही हो जाता है। क्लाउस बोलता है अभी क्या हुआ, क्या ये यूनो ने किया, क्या यूनो ने मार्स को हरा दिया? लक और क्लाउस यूनो से पूछते हैं अभी क्या हुआ, तुमने ये सब कैसे किया? वो बोलता है पता नहीं, मेरे को अभी अभी एक छोटी सी लड़की दिखी। क्लाउस बोलता है ये तुम्हारा वहम होगा, तुम बहुत थक गए हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आस्था की स्वॉर्ड अपने आप उसकी 5 लीफ क्लोवर में चली जाती है और उसी के बाद पूरा डंजन तबाह होने लगता है। सारी दीवार टूट के गिर रही होती है। यूनो अपने मैजिक से एक हवाई विमान बना लेता है, सब उस पर चढ़ जाते हैं। लक आस्था को उठाकर उस पर चढ़ जाता है। यूनो मिमोसा से बोलता है कि आस्था को देखो, मतलब कि उसको हील करो। मिमोसा उसको हील ही कर रही होती है। आस्था बोलने लगता है प्लीज उसको बचाओ। क्लाउस बोलता है क्या बोल रहे हो, वो हमको मारना चाहता था और तुम उसको बचाना चाहते हो? तो आस्था बोलता है हम इधर किसी को मारने नहीं आए, हम इस डंजन पर फतह हासिल करने आए हैं, हम इस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। यूनो भी उसको बचाने के लिए देखता है और लक भी बोलता है कि इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को मरने देना ये तो वेस्टेज हो जाएगी। बट हालात बहुत खराब होते हैं, पूरा डंजन गिर रहा होता है। ये लोग अपनी जान बचा ले वही बहुत है, इसलिए उनको मार्स को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। डंजन तेजी से गिर रहा होता है और यूनो को रास्ता ही नहीं पता होता एग्जिट कहाँ से है। और जबकि मिमोसा आस्था को हील कर रही होती है तो वो उसको बता भी नहीं सकती अपने फ्लावर गाइड पोस्ट मैजिक से कि कहां से जाना है बाहर। लक माना सेंस करने में एक्सपर्ट है, वो यूनो को गाइड करता रहता है बाहर जाने के लिए। अब रास्ते में उनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। क्लाउस एंड लक उसको अपने मैजिक से तोड़ के रास्ता साफ कर देते हैं। तभी एक पत्थर पीछे से भी उनकी तरफ गिरता है, उसको नोएल अपने मैजिक से तोड़ देती है। वो मैनेज कर लेती है अटैक हिट करने में। फिर लगातार उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। नोएल, क्लाउस एंड लक उनको तबाह कर देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं। मिमोसा आस्था को हील कर रही होती है और यूनो उन सबको वहां से बाहर निकाल देता है। वो सब लोग सही सलामत वहां से बाहर निकल जाते हैं, इवन एबिस। एबिस उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो लोग एक तरह से एबिस का रास्ता साफ कर रहे थे। एबिस दिमागी चाल खेलना पसंद करता है रेदर देन फेस टू फेस फाइट। उसने तो उनके सामने से ही वहां से इतना सारा खजाना चुरा लिया उनके ही नाक के नीचे से और उनको भनक भी नहीं लगी। जब एबिस और उसके लोग खजाना चुरा रहे थे वो उन लोगों को इसलिए नहीं देख पाए थे क्योंकि एबिस ने अपना मैजिक स्पेल किया था। एबिस खुश होता है कि मार्स जिंदा है, उसने सही टाइम पर मार्स को भी बचा लिया। मार्स अनकॉन्शियस होता है और उसको अपनी सारी मेमोरी याद आ जाती है। जो उसकी बचपन की दोस्त थी फाना, वो लड़की भी मार्स से प्यार करती थी और उसने जानबूझकर मार्स पर सडनली अटैक किया। और जैसे ही डर के मारे मार्स अपने लिए एक शील्ड बनाता है डायमंड ब्लेड की, फाना उस पर कूदकर अपने अंदर घुसा लेती है, यानी कि अपनी जान दे देती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मार्स खुद नहीं करता। वो उससे प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि मार्स को बाहर की दुनिया में जाने का मौका मिले। और मरते मरते वो मार्स के वुंड भी हील कर देती है। एबिस अपने मैजिक से उनको डायमंड किंगडम लेके जा रहा होता है, यानी कि वो अपने घर जा रहे होते हैं। मार्स की आंख खुल जाती है। एबिस बोलता है ओ तो तुम उठ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से मैं ये सब खजाना चुरा पाया। अब हमारे लोग कितना अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे, मेरी बेटियां भी अब बहुत डिलीशियस खाना खा पाएंगी। आज रात वो इतना शानदार खाना खाएंगी, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं खाया होगा। मार्स सनसेट को देखता है और उसको सब कुछ मेमोरी याद आ जाती है। वो एबिस से थैंक यू बोलता है, तुमने मेरे को बचाया। एबिस बोलता है ऑल राइट, तुम भी ऐसा कुछ थैंक यू वगैरह बोल सकते हो। सीन शिफ्ट होता है। आस्था की आंख खुल जाती है। सब बहुत खुश होते हैं कि आस्था जिंदा है। आस्था उठने की कोशिश करता है बट उसको दर्द होता है, ठीक से चल नहीं पाता। मिमोसा बोलती है कि मेरे पास जितना मैजिक बचा था उससे मैं तुमको पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, तो अभी तुम मत चलो। आस्था बोलता है नहीं, इतना काफी है, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता, सो थैंक यू मिमोसा। मिमोसा ब्लशिंग करने लगती है और नोएल के पीछे चली जाती है। लक बोलता है कि मेरे को लगा था कि हम दोनों की फाइट होने से पहले ही तुम मर जाओगे। आस्था बोलता है इतनी भी जल्दी नहीं, जब तक मैं विजर्ड किंग ना बन जाऊं। यूनो बोलता है नॉट अ चांस, तुम्हारा कोई चांस नहीं है विजर्ड किंग बनने का, विजर्ड किंग तो मैं ही बनूंगा।
वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आस्था खड़ा होकर यूनो के शोल्डर पर हाथ रखता है। यूनो बोलने लगता है, मैंने परमिशन दी मेरे को यूज करने के लिए। आस्था बोलता है, कम ऑन, मैं तुमको हर्ट थोड़ी कर रहा हूँ। तभी क्लाउस उन दोनों को हक कर बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमको आज तक रिजेक्ट किया क्योंकि तुम दोनों कॉमनर हो, बट तुम दोनों क्लोवर किंगडम के लिए बहुत मैग्निफिशिएंट मैजिक नाइट्स हो। अब इधर थोड़ा वैसा वाला मोमेंट आ जाता है जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं। वैसे तो क्लाउस बहुत सीरियस बंदा है, पर यहाँ उसको रियलाइज हो गया। यूनो बोलता है, सर मैं सफोकेट हो रहा हूँ। आस्था भी बोलता है, डबल बैटरी, मेरे को दर्द हो रहा है। लक यूनो से बोलता है, यूनो प्लीज मेरे से फाइट करो। यूनो मना कर देता है। आस्था नोएल से बोलता है, हे इधर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके कपड़े फटे हैं, तुम्हारे भी फट गए हैं। नोएल के हल्के हल्के से कपड़े फट जाते हैं और थोड़े थोड़े उसके उपाय भी दिख रहे होते हैं। बैकग्राउंड में एक सेक्सी सा थीम साउंड इफेक्ट बजता है। नोएल शर्मा कर लाल हो जाती है और आस्था के पेट पर कूद कर उसको कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस कर देती है। और जैसे ही आस्था की आंख खुलती है वो स्माइल करता है। शर्म के मारे नोएल फिर से उसमें एक चपेट देती है। तुम इधर क्या देख रहे हो, क्रीप कहीं के। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।